वैदिक सभ्यता, सभ्यताओं का दूसरा चैप्टर है वैदिक सभ्यता। सभ्यताओं का दूसरा चैप्टर क्या है? वैदिक सभ्यता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हो? वैदिक सिविलाइजेशन। क्या कहते हो? वैदिक सिविलाइजेशन। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय है नहीं। वैदिक सभ्यता, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि सर ये तो बता दो। क्या बता दूं? सर ये तो बता दो, इसका नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा? इसका नाम ही वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा? तो बच्चों एक चीज याद रखेंगे कि इसका नाम वैदिक सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसके जानने के सोर्सेज है ना, इसको जानने के जो स्रोत है, क्या है? जो इसको जानने के स्रोत है वो क्या है बच्चों? वह वेद है। तो वेद ही एकमात्र इसको जानने के स्रोत है, इसलिए सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? वैदिक सभ्यता पड़ गया। पहला पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आया? अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अगर आपको समझ में आ रहा है, और आशा करते हैं इसे और अच्छा करेंगे। बिल्कुल पूरी हिस्ट्री पढ़ाएंगे यतेंद्र, ठीक है। वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि जो सोर्सेज है ना, जानने के सोर्सेज क्या है? वेद है बच्चों। क्योंकि जानने के सोर्सेज वेद है, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या है बच्चों? वैदिक सभ्यता है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है बच्चों इसका समय, टाइम। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वैदिक सभ्यता का जो समय काल है वह है कब से कब तक? 1500 बीसी से लेकर कब तक है भाई? 600 बीसी तक है। 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक किसका समय है? वैदिक सभ्यता का समय है। तीसरा पॉइंट है विभाजन। तीसरा हिस्सा क्या है बच्चों? तीसरा पॉइंट है विभाजन। तीसरा पॉइंट क्या है? विभाजन। इस सभ्यता का जो विभाजन है वो कैसे किया गया है? तो बच्चों इस पूरी सभ्यता को ना दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो हिस्से हैं बच्चों? तो एक तो विभाजन का जो पहला हिस्सा है उसको कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल पहला हिस्सा, इसको कहा जाता है ऋग्वैदिक काल, क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। दूसरा हिस्सा जो है उसको कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ध्यान से समझना। अब विभाजन को अगर टाइमलाइन के हिसाब से डिवाइड करें तो बच्चों ऋग्वैदिक काल जो है यह 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और यह बच्चों 1000 बीसी के आसपास तक ठहरता है। पहला पॉइंट, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का जो हिस्सा है उसको बच्चों ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। बहुत बढ़िया। देखो कुछ बच्चों को तो आ भी रहा है। उत्तर वैदिक काल का जो विभाजन है बच्चे, यह 1000 बीसी से प्रारंभ होता है और यह बच्चों 600 ईसा पूर्व बीसी के बारे में प्रारंभिक क्लास में ही इनिशियली मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो ये बच्चों आपको कैसा लगा ये पूरा फ्लो चार्ट मैंने जो बनाया है? सबसे पहले नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि वेद जो है सोर्सेज है इस पूरी सभ्यता के, इसलिए इस सभ्यता का नाम ही वैदिक सभ्यता है। टाइम लाइन पे देखें तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी में यह सभ्यता ठहरती है। विभाजन की बात करें, क्योंकि यहां ऋग्वेद लिखा गया तो ऋग्वैदिक काल, और जो 3 और वेद लिखे गए उसे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी ऋग्वैदिक काल, 1000 बीसी से 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल। इतनी सारी बातें आपको जितने सारे लोग देख रहे हैं, अगर समझ में आया है तो आप लोग मुझे एक हैशटैग करो यहां पे। बेसिकली आपको 1 2 कितने पॉइंट्स मैंने बताए, बहुत सहजता से मैं बता रहा हूं बच्चों, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं सोचता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह समझ में आए। क्लियर हो रहा है? जितने सारे लोग देख रहे हैं, एक एक व्यक्ति से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया होगा, बहुत शानदार। ठीक है, हाँ पायल जी कह रही है नहीं आया सर। पायल जी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं। अभी तक सिर्फ मैंने 3 पॉइंट पढ़ाए हैं। ठीक है, पायल जी आपका ही कमेंट चाहता हूं मैं इसके बाद से। वैदिक सभ्यता का नाम
वैदिक सभ्यता क्यों पढ़ा? क्योंकि सोर्सेस जो है वेद के माध्यम से पता चलते हैं। टाइमलाइन में 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में से डिवाइड किया गया है। 1500 से लेकर 1000 बीसी ऋग वैदिक काल है और 1000 से 600 बीसी जो है उत्तर वैदिक काल है। अब बताएं, जितने सारे लोग देख रहे हैं, स्पेशली जिन्होंने कहा था नहीं समझ में आया, क्लियर बताएं? ठीक है, ओके। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। पायल जी का कमेंट आया ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो फिर हम आगे चलते हैं। ओके, वैदिक सभ्यता में हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए। अब इसको हम एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। देखो मैं कैसे चर्चा को जोड़ता हूं वैदिक सभ्यता से आपको चर्चा में। देखो ध्यान से समझें कैसे जोड़ता हूं। देखो ध्यान से समझें कि जो वैदिक सभ्यता है ना, वैदिक सभ्यता के लोग जो है, वैदिक सभ्यता, ध्यान से सुनना कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो वैदिक सभ्यता के लोग जो है, पीपल ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, उनके लिए बच्चों एक टर्म का यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है बच्चों? ऋग्वेद में उनको आर्य कहा गया है। क्या कहा गया है? आर्य कहा गया। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है तो उस पर स्टार लगाते हैं। तो वैदिक सभ्यता के लोगों को क्या कहा गया है बच्चे? आर्य कहा गया है। क्या कहा गया है? आर्य कहा गया। क्या कहा गया है? आर्य कहा गया। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो आर्य शब्द है ना, यह बच्चों 33 बार यूज हुआ है। कहां पर? 33 बार यूज हुआ है ऋग्वेद में। कहां पर? ऋग्वेद में कितनी बार? 33 बार यूज हुआ है बच्चों। ठीक है, अच्छा आर्य शब्द का अर्थ भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है बच्चों श्रेष्ठ, कुलीन, श्रेष्ठ लोग, कुलीन, उच्च वर्ग के लोग। उसको क्या कहा जाता है? उच्च श्रेणी के लोग भी कह सकते हैं। उच्च श्रेणी के लोग, उच्च श्रेणी के लोग। ठीक है, क्लियर? और बच्चों ये जो अर्थ मैंने बताया, यहां से भी प्रश्न है, यहां से भी प्रश्न है। ठीक है, वैदिक सभ्यता के लोगों को क्या कहा गया? आर्य कहा गया। कितनी बार आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है? 33 बार हुआ है। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च श्रेणी के लोग। क्लियर? समझ पा रहे? इतनी बातें आपको समझ में आई। अब क्वेश्चन ये है कि आर्य कहां से आए? कई बार ये प्रश्न उठता है, आर्य कहां से आए भाई? आर्य कहां से आए? ये बहुत बड़ी चर्चा है। आर्य कहां से आए, यह बच्चों इतिहास की एक बहुत बड़ी चर्चा है। ठीक है, आर्य कहां से आए? तो इसमें बच्चों इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। ठीक है, बिल्कुल विकास कुमार। एक इतिहासकार है जिनका नाम है मैक्स मूलर, जर्मनी के इतिहासकार हैं, और वो कहते हैं बच्चों आर्य जो है वह कहां से आए? आर्य जो है मध्य एशिया से आए। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा बच्चों मैक्स मूलर कहते हैं। यह आपके पेपर में पूछा गया है। मैक्स मूलर जो है, मैक्स मूलर जो है वो क्या कहता है? मैक्स मूलर कहता है कि आर्य बच्चों मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से आए। मध्य एशिया कहां पर है बच्चों? जो तान वाले एरिया है उसको मध्य एशिया कहा जाता है। किर्गिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ये जो तान वाले एरिया है इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल एशिया कहा जाता है। मैक्स मूलर एक जर्मनी के क्या है बच्चों? जर्मनी के हिस्टोरियन है बच्चों, जर्मन हिस्टोरियन है। कौन कहता है ये? यह मैक्स मूलर कहता है, और इस पे स्टार इसलिए लगा देता हूं कि इसकी बात को सबसे ज्यादा माना जाता है। इसी बात को सबसे ज्यादा माना जाता है। एक हमारे बहुत बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता रहे हैं बच्चों, क्या नाम है इनका? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। एक नए तेवर में आजादी की लड़ाई लड़ी इन्होंने। इन्होंने कहा ये भीख मांगने से आजादी नहीं मिलेगी, छीननी पड़ेगी और हम छीनेंगे अंग्रेजों को। अंग्रेजों को बड़े स्तर पे परेशान किया इन्होंने। और बच्चों भारतीय उग्रवाद का जो उदय हुआ, लाल बाल पाल, उसमें जो बाल है ना, बाल यही है। ठीक है, लाल बाल पाल, लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो बीजी तिलक ने भी भारतीय इतिहास में काफी काम किया है। तो बीजी तिलक ने किताब लिखी थी और उस किताब में उन्होंने कहा कि जो आर्य आए हैं ना, वह कहां से आए हैं? यह बच्चों नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव से, आर्कटिक रीजन जिसे आप कहते हो। कुछ किताबें इसको क्या कहती है? आर्कटिक रीजन। क्या कहती है? आर्कटिक रीजन कहती है। आर्कटिक रीजन से आया, ऐसा कौन कहते हैं? बीजी तिलक कहते हैं बच्चों। लेकिन एक हमारे बड़े समाज सुधारक हैं बच्चों, क्या नाम है इनका? दयानंद सरस्वती से आप सब परिचित होंगे।
दयानंद सरस्वती ने कहा नहीं नहीं, आर्य यहां से नहीं आए, आर्य आए हैं तिब्बत से। कहां से आए? तिब्बत से आए, ऐसा कहा गया। ठीक है, और वहीं पर बच्चों, यहीं पर मैक्स मूलर, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती। ठीक है, एक और मत है, वह है एनसीईआरटी का जो रिसर्च बुक है हमारी। एनसीईआरटी कहती है कि जो अल्पस माउंटेन है ना, यूरोप का जो अल्पस पर्वत है, वहां से आर्य आए। कहां से? यूरोप के अल्पस पर्वत से। अल्प्स पर्वत से आए। याद हो गया आपको क्या क्या पॉइंट मैंने आपको बताया? मैक्स मूलर कहता है मध्य एशिया, बीजी तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव, दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत से। लेकिन बच्चों एक प्रोफेसर साहब हैं जिनका नाम है भगवान दास गिडवानी। क्या नाम है? भगवान दास गिडवानी। भगवान दास गिडवानी। भगवान दास गिडवानी कहते हैं क्यों लड़ रहे हो भाई साहब तुम लोग? गिडवानी जी क्या कहते हैं? गिडवानी जी कहते हैं तुम लोग व्यर्थ ही लड़ रहे हो। सबने पूछा क्यों? तो गिडवानी जी ने कहा कि ऐसा है कि ये जो आर्य है ना, ये कहीं से नहीं आए, ये स्वदेशी है, ये भारत के ही तो है, ये वही लोग हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया तो उसके बाद इवोल्यूशन के द्वारा एक नई सभ्यता आई, कहीं बाहर से ये लोग नहीं आए। ये कौन कहते हैं? भारतीय प्रोफेसर है। ठीक है, क्या नाम है? भगवान दास गिडवानी। ये स्वदेशी थे, स्वदेशी मत बोलते हैं इनके मत को, स्वदेशी मत, अर्थात ये कहते हैं यार कहीं से नहीं आए, यार भारतीय खुद थे, ये कहीं से आए हुए नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आर्य कहां से आए, इस बात को लेकर जो एक बहस छिड़ी हुई है, और यहां से प्रश्न आपसे बहुत पूछेंगे। ठीक है, तो एक बार मुझे कंफर्म बता देंगे, एक बार मुझे कंफर्म बता देंगे कि अभी तक की जो स्थिति है वो बिल्कुल क्लियर है, और क्लियर के लिए हमने कोड बनाया हुआ है। कोड क्या है? हैशटैग कंफर्म। इफ एवरीथिंग क्लियर, कंफर्म करें। बिल्कुल सब समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनना सीखें। धैर्य से ही चीजें धारण की जाती हैं बच्चों, तो धैर्य रखेंगे आपको बहुत बेहतर कंटेंट मिलेगा। जितना आपने आशा भी नहीं करी होगी, मतलब पेड में भी आशा नहीं करी होगी, उतना तो फ्री कंटेंट आपको यहां मिलने वाला है। ठीक है, बिल्कुल हिस्ट्री बिल्कुल समझ में आएगी। और जैसे कि मैंने कहा कि इतिहास एक मृत सब्जेक्ट नहीं है, इतिहास एक फैक्टों का कलेक्शन नहीं है, इतिहास एक तथ्यों का कलेक्शन नहीं है, इतिहास एक जीवंत विषय है, और ये हमेशा हमेशा मानव जाति के को टॉर्च दिखाता रहेगा, टॉर्च बियरर के रूप में कार्य करता रहेगा। लेकिन आप सही तरीके से पढ़ेंगे तब। राइट, क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, आर्य कहां से आए, ये सारी चीजें मैंने बता दी। बच्चों एक चीज और जो मैं आपको चर्चा के माध्यम से बताना चाहता हूं वो ये है कि बच्चों एक अभिलेख मिला है जिसको क्या कहा जाता है? बोगाज कोई अभिलेख। उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन यहां से आ जाता है। बोगाज कोई अभिलेख, या बोगाज काई भी लिखा है अभिलेख, इसकी चर्चा कर लेते हैं। बच्चों जो बोगाज कोई अभिलेख है, ध्यान से समझेंगे, यह 1400 बीसी के आसपास का अभिलेख है, और यह बच्चों एशिया माइनर वाला एरिया जो है, जो लगभग तुर्की बोलते हैं, लगभग एशिया माइनर वाला जो एरिया है, यहां से मिला है। अब आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट क्यों है ये एशिया माइनर से मिला है? मतलब लगभग तुर्की वाले रीजन में, तुर्की अब हो गया इनका नाम बदल के, तो तुर्की वाले रीजन से ये मिला हुआ है। तीसरी चीज ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस अभिलेख में बच्चों 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अब आप कहोगे सर, अब आपके पेपरों में यही पूछ लेते हैं कि कौन से 4 वैदिक देवताओं के नाम बोगाज कोई अभिलेख में मिले हुए, यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो ये जो 4 वैदिक देवता हैं, इसमें कौन आता है बच्चों? याद करोगे, सबके कमेंट बॉक्स में यही लिखा होना चाहिए कि जो बोगाज कोई अभिलेख है, इसमें कौन से 4 देवताओं के नाम मिले हुए हैं? इंद्र है, ठीक है, और कौन है बच्चों? इंद्र के बाद कौन है, कोई बता सकता है? इंद्र के बाद इंद्र, बच्चों अग्नि, इंद्र, एक सेकेंड, इंद्र हो गया, वरुण, ठीक है बच्चों, मित्र, और एक और देवता कौन से हैं? नासत्य। ये 4 वैदिक देवताओं के नाम मिले हुए, कहां से? बोगाज कोई अभिलेख से। इंद्र, जैसा कि आप जानते हैं ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र, ठीक है।
बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट, बोगाज कोई को इंग्लिश में ऐसे लिख लो, बोगाज कोई, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। इंद्र वरुण मित्र नाशत्य, इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता है, युद्ध के देवता है, वर्षा के देवता है, वरुण जल के देवता है, मित्र सूर्य को कहा जाता है, नाशत्य औषधि के देवता थे। क्लियर हो गया? जितने सारे लोग देख पा रहे हैं, क्लियर हो गया आपको? ये बोगाज कोई अभिलेख से कई बार प्रश्न पूछा गया है बच्चों, इसलिए मैंने सोचा बोगाज कोई को भी इंक्लूड कर देते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, देखो अभी तक हमने वैदिक के बारे में क्या क्या सीखा है। वैदिक सभ्यता का बेसिक इंट्रोडक्शन, नाम कैसे पड़ा, समय क्या है, डिवीजन कैसे हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, वैदिक कालीन लोगों को आर्य कहा जाता था, वैदिक सभ्यता के लोगों को कितनी बार ऋग्वेद में आया, अर्थ क्या होता है, ये कहां से आए थे, ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है। बोगाज कोई अभिलेख क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बढ़िया से बता दिया है। ठीक है, ओके, चलो अब आगे चलें। बिल्कुल, अब आगे चलते हैं बच्चों। जैसा कि आपको पता है, क्या पता है, जैसा कि आपको पता है कि जो वैदिक सभ्यता है उसका सोर्स क्या है बच्चों, वेद उसके सोर्स है। ठीक है, वेद उसके सोर्स है बच्चों। तो वेदों के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, वेदों के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। वेद, वेदास, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि जो वेद है ना, यह मानव जात की पहली रचना है, फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मानव जाति की पहली रचना किसको कहा जाता है, वेदों को कहा जाता है। मानव इतिहास की पहली रचना, मानव इतिहास की पहली रचना इसे कहा जाता है, मानव इतिहास की पहली रचना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। मानव इतिहास की पहली रचना क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार ऐसी कोई किताब मिलती है जहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया वाली चीजें बताई गई हैं, सब सिविलाइजेशन की खुशबू आती है और बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई हैं जो वाकई में बहुत जबरदस्त है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है कि मानव इतिहास की पहली रचना क्या है, वेद जो है यह मानव इतिहास की पहली रचना है बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि वेद कितने होते हैं, तो बताने की आवश्यकता है नहीं। वेद बच्चों कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से 4 वेद होते हैं, एक बार सारे लोग कमेंट में लिख दें। कौन कौन से 4 वेद होते हैं, बताने की आवश्यकता तो नहीं होगी। कौन कौन से 4 वेद होते हैं, अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। कौन कौन से 4 वेद हैं, बता दें एक बार। कौन कौन से 4 वेद हैं, अथर्ववेद, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अच्छा, ये जो 4 वेद हैं बच्चों ना, इन चारों वेदों को एक टर्म में कहा जाता है संहिता। क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। ये कई बार पेपरों में आया हुआ है। ठीक है, संहिता कहा जाता है 4 वेदों को। लेकिन बच्चों एक चीज और याद करो, एक टर्म यूज होता है त्रयी, वेद त्रयी। वेद त्रयी मतलब होता है क्या, 3 वेदों को हमेशा एक साथ रखा जाता है त्रयी में। तो याद रखेंगे कौन कौन से वेद त्रयी का हिस्सा हैं, तो याद रखेंगे ऋग्वेद को त्रयी में रखा जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को ऐसा कहा जाता है कि ये सब त्रयी का हिस्सा है, एक जैसी बातें कहते हैं। लेकिन अथर्ववेद बहुत बाद में जाकर बना और उसमें बस वही वशीकरण मंत्र, जादू, ये सारी चीजें, काला जादू, पीला जादू, इसके बारे में बात की गई। ठीक है, तो याद रखेंगे कि संहिता चारों वेदों को मिला के तो संहिता कही जाती है। त्रयी मतलब 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रयी का हिस्सा बताया गया है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, तो याद रखेंगे अथर्ववेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, अथर्ववेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, ये पॉइंट याद रखोगे। बच्चों वेदों को क्या कहा जाता है, वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय। क्या कहा जाता है, अब अपौरुषेय क्यों कहा जाता है बच्चों, अपौरुषेय का मतलब होता है जिसकी रचना मनुष्यों ने नहीं की। ऐसा कहा जाता है ईश्वर ने वेदों को मनुष्य को ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान दिया मनुष्य को। किसने, ईश्वर ने। तो जिसकी रचना मनुष्य ने नहीं की हो उसको अपौरुषेय, ईश्वर ने जिसको बनाया हो मनुष्यों के लिए। ठीक है, तो अपौरुषेय का अर्थ क्या होता है, जिसकी रचना मनुष्यों ने नहीं की हो, जिसकी रचना मनुष्य ने नहीं की हो।
ठीक है, जिसकी रचना मनुष्य ने नहीं की हो। ठीक है, जिसकी रचना मनुष्यों ने नहीं की हो, उसके लिए एक शब्द है बच्चों, अपौरुषेय। अब देखो यहां से मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, जितनी किताबें कही जाती है ईश्वर ने लिखी है वो सब अपौरुषेय। कुरान अपौरुषेय है, बाइबल अपौरुषेय है, ठीक है, वेद अपौरुषेय है, ऐसा कहा जाता है। उसकी रचना इंसानों ने की ही नहीं है, बल्कि किसने की है? बल्कि उसकी रचना ईश्वर ने मनुष्यों को बताया है कि जिया कैसे जाता है। जिया कैसे जाता है अर्थात सभ्य सभ्य जब मानव आया तो उसको ज्ञान ईश्वर ने दिया, ऐसा कहा जाता है। कहां पे? वैदिक सभ्यता में ऐसा कहा गया। अब क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने मनुष्यों को जीने का तरीका बता दिया वेदों के माध्यम से, लेकिन क्योंकि उस समय तक लिपि की खोज नहीं हुई थी, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, लिपि, लिपि से भाषा, भाषा से साहित्य, जब लिपि की खोज नहीं हुई तब ये ज्ञान चलेगा कैसे? तो बच्चों श्रवण परंपरा, श्रवण मतलब कान है आपके पास, बिल्कुल होंगे, तो सुनकर इस ज्ञान को बचाया गया। एक दूसरे को बताता था, दूसरा तीसरे को बताता था। ध्यान से सुनना, जब मनुष्यों के पास लिपि नहीं थी तब ईश्वर ने यह ज्ञान मनुष्यों को दे दिया, तो मनुष्य इस ज्ञान को संभाल के कैसे रखेंगे? तो एक दूसरे को बताते रहते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात को बताते रहते थे। तो बच्चों वेदों को एक वर्ड में और कहा जाता है, इसको कहा जाता है श्रुति। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति। श्रुति मतलब सुनकर इसे बचा के रखा गया, श्रवण परंपरा के द्वारा बचा के रखा गया। श्रवण मतलब सुनना, श्रवण परंपरा से इसे संरक्षित रखा गया। और बच्चों आप कहोगे सर वेदों की रचना, तो बच्चों बहुत बाद में जब लिपियों की खोज हो गई, जब साहित्य लिखे जाने लगे, तो इसको लिपिबद्ध किया गया। तो पॉइंट समझ में आया कि नहीं? जितने सारे लोग देख रहे हैं एक बार हैशटैग करके कंफर्म करो। जितने सारे लोग देख रहे हैं एक बार हैशटैग करके कंफर्म करो। वेदत्रयी क्या होता है, पौरुषेय क्या होता है, श्रुति क्या होता है। ये मैं बहुत ही कठिन वाले वर्ड्स को आसान तरीके से बता रहा हूं, इतना आसान भी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार एक हैशटैग करके कंफर्म करेंगे। बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, ठीक है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया वेद के बारे में। मानव इतिहास की पहली रचना है, 4 वेद होते हैं, चारों वेद को संहिता कहा जाता है। 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। एक वेद त्रयी में नहीं आता है, अथर्ववेद, जो कि सब पेपरों में पूछा गया है, ठीक है। और साथ साथ यहां पर स्टार लगा रहा हूं, जहां स्टार लगा रहा हूं वो क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अपौरुषेय, जिसकी रचना मनुष्य ने नहीं की है, ईश्वर ने आकर मनुष्यों को बता दिया, लेकिन क्योंकि लिपियां नहीं है इसलिए क्या हुआ, इसे श्रवण परंपरा, सुनने की परंपरा से बचाकर रखा गया। आज भी देखोगे गांव में क्या होता है, कुछ ऐसे गूढ़ ज्ञान होते हैं जिनको पिता अपने बच्चे को देता है, उसके बाद ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सेम ऐसे ही समझ लो वेदों को भी बचाया गया होगा, ठीक है, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। श्रुति परंपरा के बाद अब एक वेद को हम पढ़ने जाते हैं। वेद में सबसे प्राचीन और सबसे इंपॉर्टेंट वेद है ऋग्वेद, जिसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। अब मैं आपको यहां वेद नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, वेद से संबंधित प्रश्नों को बताने जा रहा हूं कि ऋग्वेद से क्या क्या प्रश्न अब तक आए हुए हैं, उनकी हम चर्चा यहां करेंगे। तो ऋग्वेद, 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 अब बच्चों ऋग्वेद से संबंधित क्या क्या प्रश्न आपके यहां पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं पहला पॉइंट जो सबको पता होता है, क्या है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट यह है कि बच्चों यह सबसे प्राचीन वेद है। तो यहां लिख दो सबसे पहला कि यह क्या है, मोस्ट एंशिएंट वेद, सबसे प्राचीन वेद बोला जाता है इसे। क्या कहा जाता है बच्चे? सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है इसको। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया आपका, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। बच्चों यहां पर ऋग्वेद को कितने मंडल में डिवाइड किया गया है? तो इसे 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। कितने मंडल में? 10 मंडल में। बच्चों 10 मंडल को 1028 सूक्तों में डिवाइड किया गया है, 1028 सूक्तों में डिवाइड किया गया है। और वही जो सूक्त है इसको 10,552 मंत्र में डिवाइड किया गया है। बच्चों जो मंत्र है इसकी संख्या अलग अलग किताबों में अलग अलग दी है। कुछ लोग 10,562 भी लिखते हैं, 572 भी लिखते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी फैक्ट है यह है 10,552 मंत्र ऐसे बताए गए, ठीक है। कुछ लोग 10,462 भी लिखते हैं, 10,552 मंत्र है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, 10 मंडल में डिवाइड है, 1028 सूक्त है इसमें और 10,552 मंत्र है, ठीक है। और क्या फैक्ट है बच्चों, जो पहला मंडल है और जो 10वां मंडल है, जो पहला मंडल है
और जो 10वां मंडल है, देखो कैसे फैक्ट पूछे जाते हैं, पहला और 10वां मंडल यह सबसे बाद में जोड़ा गया, यह सबसे बाद में जोड़ा गया, याद करके रखेंगे। सबसे बाद में कौन सा मंडल जोड़ा गया बच्चे, तो पहला और 10वां मंडल जो है यह सबसे बाद जोड़ा गया, और दूसरा और 7वां मंडल जो है, ये जो दूसरा मंडल है और जो 7वां मंडल है, यह बच्चों सबसे प्राचीन मंडल है। सबसे प्राचीन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे प्राचीन मंडल है। याद हो रहा है कि नहीं, क्या क्या बताया मैंने कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, 10 मंडल में डिवाइडेड है, 1028 सूक्त है, 10,552 मंत्रों की संख्या को लेकर वो मत करना, यहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिए हैं। जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड है एनसीईआरटी फैक्ट वो 10,552 का ही है। पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद में जोड़ा गया, सबसे लेटेस्ट बोल सकते हैं, और वहीं दूसरा और 7वां मंडल जो है वह सबसे प्राचीन मंडल है। अब कुछ मंडलों से क्वेश्चन आए हैं, जैसे बच्चों थर्ड मंडल जो है, थर्ड मंडल, जो तीसरा मंडल है बच्चे, जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र की बात की गई है। किसकी बात की गई है, गायत्री मंत्र की बात की गई है बच्चे। अब आप लोग मुझे यह बताएंगे कि जो गायत्री मंत्र है ये किसको डेडिकेटेड है, किसको समर्पित है, एक बार मुझे बता देंगे। नहीं नहीं, अथर्ववेद नहीं है बच्चे, किशन ऑफिशियल अथर्ववेद नहीं है, एक बार उसे आप सही कर लेंगे, ठीक है। अथर्ववेद हिस्सा नहीं है त्रयी का, याद कर लेंगे, ठीक है, ओके। क्लियर बता दे, जो तीसरा मंडल है उसमें किसकी चर्चा की, गायत्री मंत्र, लेकिन किसको डेडिकेटेड है ये बता दे, ठीक है। त्रयी को त्रयी ही कहते हैं इंग्लिश में, त्रयी मतलब 3, बताएं, त्रयी को इंग्लिश में त्रयी ही कहते हैं अभिषेक ठाकुर, कंफर्म बताएं। सूर्य को समर्पित है, सबसे पहला आंसर रीमा कुमारी, ऊपर भी एक आंसर आया, मैं नाम नहीं पढ़ पाया, तेजी से ऊपर गया आंसर, रोहित ने शायद आंसर दिया था, ओके ओके बिल्कुल। तो थर्ड मंडल गायत्री मंत्र है बच्चों, ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर, सवितुर को समर्पित है। सवितुर सूर्य का एक रूप है, जो सबसे चमकदार सूर्य होता है उसको सवितुर कहते हैं, सवित्रु कहते हैं। सूर्य के 3 प्रारूप होते हैं, आप जानते हैं कि नहीं, सबसे सुबह वाला सूर्य जो सौम्य होता है, जिसे आप देख सकते हैं, डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि जब आप देखते हैं सुबह का सूर्य, जब वो रेड रहते हैं तो आंखों के लिए बेहतर होता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब सूर्य में सबसे ज्यादा चमक होती है, उस सूर्य की प्रार्थना की गई इसमें, ठीक है, याद करेंगे। वैसे याद रखोगे, आप में से मैक्सिमम लोगों ने सही ही बताया है, सूर्य को समर्पित है ये। किसको समर्पित है बच्चे, सूर्य को समर्पित है। और इस गायत्री मंत्र को लिखा किसने है, विश्वामित्र ने लिखा है। किसने लिखा है बच्चे, विश्वामित्र ने लिखा है, ठीक है, याद करके रखोगे, विश्वामित्र ने। अब आप कहोगे सर विश्वामित्र ने कैसे लिखा, ईश्वर, बच्चों ईश्वर ने बताया, लिपिबद्ध, मैंने क्या बताया था, लिपियों की खोज नहीं हुई थी, लिपिबद्ध किसने किया, विश्वामित्र ने किया। क्लियर, समझ पा रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट, थर्ड मंडल गायत्री मंत्र सूर्य को डेडिकेटेड है। कौन सा सूर्य भाई, तो वो वाला सूर्य जो सबसे चमकदार है, ठीक है, क्लियर। और विश्वामित्र ने इसे लिखा है, थर्ड मंडल जो है, ठीक। 7वां मंडल जो है बच्चे, 7th वाला जो मंडल है, 7वां मंडल, यह बच्चों वरुण को समर्पित है। किसको समर्पित है, वरुण को। वही जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल जो है बच्चों, यह सोम को समर्पित है। इसमें एक तरह के लिक्विड सोम रस को बनाने का तरीका बताया गया है। ऐसा कहा गया मुंजवन पर्वत पर कुछ औषधियां पाई जाती है और उससे ही सोमरस बनाया जाता है। तो बच्चों ये जो सोमरस है ना, सोमरस, तो कहते हैं कि जब वो बहुत खुश होते थे तब भी सोमरस का पान करते थे, जब वो बहुत दुखी होते थे सोमरस का पान करते थे, जब वो बहुत उत्साहित होते थे तब सोमरस का पान करते थे, जब वो युद्ध लड़ने जाते थे सोमरस का पान कर। आखिर सोमरस है क्या, क्या समझ में आ रहा है। तो इसे विदेशी इतिहासकारों ने मदिरा का स्वरूप दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुंजवन पर्वत पर एक औषधि थी और उससे बनाया जाता था, वन टाइप ऑफ एनर्जी ड्रिंक रहा होगा, ठीक है, आज भी उसका तरीका उन्होंने बताया हुआ। सोमरस, अमृत नहीं है बच्चे, अमृत नहीं, सोमरस। सोमरस क्या है, एक तरीके की मुंजवन पर्वत की जो जड़ी बूटियां हैं उससे बनाया जाता था, एक एनर्जी ड्रिंक टाइप में, उत्साह का वर्धन होता रहा होगा। नहीं, मदिरा नहीं, मुझे पता था आप वहीं तक जाएंगे, ठीक है, तो वो मदिरा नहीं था। विदेशी इतिहासकारों को लगा ये मदिरा है, लेकिन जब भारतीय इतिहासकारों ने इसकी खोज करी तो ये मदिरा नहीं बल्कि वन काइंड ऑफ लिक्विड बताया उन्हें, और ये एक तरीके के एनर्जी ड्रिंक से इसे रिलेट किया गया, ठीक है, क्लियर हो गया। 7वां वरुण को, 9वां किसको, सोम को। चलो आगे चले। अब बच्चों जो 10वां मंडल है ना, 10वां मंडल, 10th मंडल,
बच्चों जो 10वां मंडल है ना, ध्यान से समझना, यहां पर वर्ण व्यवस्था की बात हुई है। किसकी बात हुई है? वर्ण व्यवस्था की बात हुई है। वर्ण व्यवस्था मतलब विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी जाती है, शिक्षा का कार्य करेंगे। वहीं भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी जाती है, जो कि सुरक्षा का कार्य करेंगे। ठीक है। उदर से किसकी, वणिक वर्ग की उत्पत्ति मानी जाती है, वैश्य वर्ग की, जो कि ट्रेड व्यापार का कार्य करेंगे। और वहीं चरणों से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? शूद्र वर्ग की उत्पत्ति मानी जाती है, जो सर्विस सेक्टर या सेवा का कार्य करेंगे। तो ये सब बातें 10th मंडल में बताई गई, सिर्फ वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है 10वें मंडल में। तो आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा ऋग्वेद वाला। एक बार मुझे हैशटैग करके कंफर्म कर दें, जितने सारे लोग देख रहे हैं। एक बार आप सारे लोग मुझे हैशटैग करके कंफर्म करें ऋग्वेद से संबंधित, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऋग्वेद ही है बच्चे। ठीक है। इसमें एक पॉइंट हमने नहीं पढ़ा है, जिसको मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। पहले तो आप कंफर्म कर दें, उसके बाद मैं बताता हूं। एक छोटा सा पॉइंट यहां पे मिस हो गया, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। इसी पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपको ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। एक बार मुझे आप कंफर्म करें, जितने सारे लोग देख पा रहे हैं मुझे कंफर्म करें सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, रिपीट कर दें। एक कमेंट आया है सर, रिपीट कर दें। बच्चे एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी एक चीज मिस हुआ है, उसको मैं सही बताता हूं। देखो बच्चों, ऋग्वेद या कोई भी वेद होता था ना, उसके एक पुरोहित होते थे। पुरोहित मतलब उसको बहुत सारे लोग जो पढ़ रहे हैं वो कहीं गलत तो पाठ नहीं कर रहे हैं, इस बात को जो है देखने वाला, जांचने वाला, उसको पुरोहित कहा जाता था। हर वेद के अपने एक अलग पुरोहित होते थे, स्पेशलाइजेशन जिनका उस वेद में होता था। तो जो ऋग्वेद के पुरोहित होते थे या पाठकर्ता जो होते थे, उनको क्या कहा जाता था बच्चों? उनको होत्री कहा जाता है। यहां कहीं जगह नहीं है, मैं कहां पर लिख दूं? यहां पर लिख देता हूं। जो पुरोहित होते थे, किसके पुरोहित होते थे बच्चों? जो पुरोहित होते थे ऋग्वेद के, उसको क्या कहा जाता था? उसको होत्रु कहा जाता था, या इंग्लिश में देखें तो इसको ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट स्टार लगाता हूं, ये कई बार पूछा गया है। एक बार मैं रिवाइज कराता हूं वेद से। देखो, वेद के बारे में सबसे पहली बात मैंने जो आपको बताई कि मानव इतिहास की यह पहली रचना है। 4 वेदों को एक साथ जब रखा जाता है तो इसको संहिता या संहिता कहते थे। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा 3 वेदों को एक साथ वेदत्रयी, अथर्ववेद इसका हिस्सा नहीं है, कई बार ये पेपर में आया हुआ है। अपौरुषेय, जिसकी रचना मनुष्यों ने नहीं की हो उसे अपौरुषेय कहा जाता है। क्योंकि इस वेद को श्रवण परंपरा के आधार पर सुरक्षित रखा गया है, इसलिए इसको श्रुति कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? ऋग्वेद में यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,552 मंत्र हैं। मंत्रों की संख्या अलग अलग जगह अलग अलग है, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड यही है। पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद का मंडल है। दूसरा और 7वां मंडल जो है यह सबसे प्राचीन मंडल है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जो कि सूर्य, सबसे चमकदार सूर्य जो 12 बजे के आसपास होते हैं उनको समर्पित है। विश्वामित्र ने इनकी रचना की। 7वां मंडल वरुण को समर्पित है। 9th सोमदेव को समर्पित है, जिसमें सोमरस बनाने की विधि बताई गई है। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था, और इसके पुरोहित को कहा जाता है होत्री। क्लियर हो गया? चलो अब चलते हैं आगे। कुछ और चीजें, बिल्कुल नोट्स मिलेंगे अभिषेक ठाकुर, कोई भी समस्या नहीं, ध्यान से सुनते रहो लेक्चर को, क्योंकि ये फैक्ट है ना, कई बार स्किप हो जाते हैं। ठीक है, तो स्किप नहीं हो चीजें, इसलिए मैं सोचता हूं रिवीजन, साइंस कहता है कोई भी चीज 3 बार जब पढ़ लेते हैं तो अपने आप वो आपके जहन का हिस्सा बन जाती है। तो कोशिश करो कि इस पूरे लेक्चर में साइंटिफिक तरीके से, मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि 2 से 3 बार आपके सामने इस पूरे पॉइंट को रखा जाए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं अगले कुछ वेदों को। अब जो अगले कुछ वेद हैं वो इतने इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन बेसिकली आपको कुछ जानकारी उनके बारे में होनी चाहिए। जैसे सामवेद हो गया। जैसे क्या हो गया बच्चे? सामवेद हो गया। अब जो सामवेद है, सबसे पहले उसके पुरोहित के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बच्चों, इसके जो पुरोहित हैं उसको क्या कहा जाता है? सामवेद के जो पुरोहित